ये हमारी इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास है। ये सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, सीए, सीएमए और सीएस जो इंटरमीडिएट या एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं। इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आंसर हैं वो देखेंगे। जब ये रिवीजन की सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, देन उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पीवाई क्वेश्चंस और एमसीक्यू को भी हम समय रहते करा दें। अभी हमारी जो क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं, आज क्लास है 1। इस क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे इन क्लासेस में, पहले मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, हम सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे डायरेक्ट टैक्स की। नंबर 2, हम देखेंगे बेटा, जैसा मैंने अभी बताया, स्टडी मटेरियल। अच्छा, जो हम डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन करेंगे वो अमेंडमेंट के साथ होगा, और ये रिवीजन क्लासेस मई 26 के एग्ज़ाम, मई और जून 26 के एग्ज़ाम, सितंबर के 26 के एग्ज़ाम, और दिसंबर 26 में जो सीएमए का एग्ज़ाम होगा, और जनवरी 27 तक के जो एग्ज़ाम है सीए इंटरमीडिएट के लिए, उन सब के लिए ये एप्लीकेबल है। आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के बेसिक का। इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट हैं मई 26 और जनवरी 27 तक के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए देखते हैं। किसी को ये नोट्स चाहिए होंगे, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो जो रिवीजन क्लास में मैं नोट्स यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है पाठशाला रिवीजन क्लास के नाम से। ये टेलीग्राम पर नहीं है, व्हाट्सएप पर है। एक और बात बेटा, थोड़ा सा प्रचार भी हम कर रहे हैं। अगर किसी को हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पूरी डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। अभी एक ऑफर चल रही है कि इनकम टैक्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये हर एक सब्जेक्ट 3000 रुपीज़ का है। इसकी वैलिडिटी 180 डेज है और व्यूज़ अनलिमिटेड हैं। डिवाइस आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर या किसी भी लैपटॉप पे चल जाएगी जिसमें विंडो होगा, उस पर, पीसी पर या लैपटॉप पर ये रनिंग होगी क्लासेस। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर, जो नंबर ये है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। ये नहीं कि कोई सितंबर 26 में जाके देख रहा है क्लास और वहाँ पे वो मुझसे पूछे कि, तो डायरेक्ट टैक्स की क्लास तो सभी को 3000 में मिल जाएगी, बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की और एफएम की क्लास की ये जो वैलिडिटी है थोड़े समय के बाद ओवर हो जाएगी। जिस दिन ये क्लास यूट्यूब पर पब्लिश होगी, ठीक है, उसके मैक्सिमम 10 डेज तक ये वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद फिर ओवर हो जाएगी। अगर आप चारों क्लास लेते हैं, इनकम टैक्स, कॉस्टिंग, एफएम और हमारा एसएम, तो फिर ये 9500 में है क्लासेस। और सर जीएसटी, जीएसटी आप सब जानते हैं, लास्ट 2 ईयर से यूट्यूब पर हम फुल लेक्चर, डिटेल्ड लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं। आइए बेटा, हम अपनी रिवीजन क्लास प्लस अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं बड़े बेसिक से बता रहा हूँ। सबसे पहले है टैक्स किसे कहते हैं। टैक्स बेटा एक कंपलसरी पेमेंट है थ्रू एन एक्ट। एक्ट पार्लियामेंट में बनता है। पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब ये पार्लियामेंट में पास हो जाता है थ्रू कैबिनेट, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनकी एसेंट के लिए, साइन और सील के लिए, एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति, उसके लिए भेज दिया जाता है और बिल बन जाता है एक्ट। बिल पेश करता है बेटा हमारा कैबिनेट, जिसको हम फाइनेंस बिल कहते हैं, और ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है। थोड़ा तेजी से हम इसलिए चल रहे हैं बेटा क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर नहीं है, वरना मैं आपको डिटेल में समझाता। आपको डिटेल देखनी है तो जीएसटी में देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 265 है कि कोई टैक्स आपके ऊपर लग नहीं सकता, ना आपसे लिया जा सकता जब तक कि कोई लॉ ना हो। इसीलिए हमने लास्ट पॉइंट पे कहा कि टैक्स क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट है थ्रू एन एक्ट। अच्छा, एक और बात बताओ, हमारी क्लास में जब तक आप पूरी क्लासेस नहीं देखेंगे आपको बात नहीं पहुंचेगी। आप क्लास को एंड तक देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवीजन से भी अकेले काम नहीं चलता, फिर क्वेश्चन आंसर भी आप हमारे साथ करिए और सभी चैप्टर का रिवीजन आपको यूट्यूब पर आ जाएगा। ओके।
लॉ कहाँ बनता है? आर्टिकल नंबर 2 से 46 के 7th स्केड्यूल में गिवन है कि 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। और लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स को बनाने की पावर है, जिसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना। ये पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, जिसपे साइन एंड सील किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। अब लिस्ट 2 में और लिस्ट 3 में क्या है, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन इनकम टैक्स का है, तो सिर्फ मैं इनकम टैक्स को लेकर बात कर रहा हूँ। ये डिटेल्ड बात हमने जीएसटी के लेक्चर में कर लेंगे। और हमारा नया जीएसटी का बैच मार्च 20 या 21 को स्टार्ट होगा और उसके बाद वो कंटिन्यू चलेगा कंप्लीट होने तक, और वो आने वाले एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल के अंदर स्केड्यूल, स्केड्यूल के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर एंट्री, एंट्री के अंदर एक्ट होता है, और हमको यही एक्ट पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है वो एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो जनवरी 27 तक के लिए तो देखिए आप एप्लीकेबल नहीं है वो, और ये रिवीजन हम जनवरी 27 तक के एग्जाम्स के लिए करा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन आप मत रखिए। बाकी जो आईसीआई की वेबसाइट पर आएगा वो आप सबको भी पता चल जाएगा, ये सीएमए की, ये सीएस की, वो हमको भी आपको भी सबके पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। बट मुझे 99.99% श्योर है कि जनवरी 27 तक यही एक्ट आएगा जो आपके सामने हमने मेंशन किया है। एक्ट में चैप्टर होते हैं सर, चैप्टर जैसे आप सुनते हैं डिडक्शन का एक चैप्टर है 6A, ऐसे ही टीडीएस का एक चैप्टर है। चैप्टर का मतलब वो नहीं है जैसे नाम लिखे होते हैं सैलरी, नहीं। चैप्टर का मतलब होता है पार्ट्स। इनकम टैक्स एक्ट बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसको हम चैप्टर कहते हैं। चैप्टर के अंदर सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के अंदर सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, और जो कंडीशन रखी जाती हैं उनको हम प्रोविजो कहते हैं उनको। और किसी भी सेक्शन में वो प्रोवाइडेड से स्टार्ट होती हैं, जैसे प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। और एक्सप्लानेशन भी एक होता है जो रिमूवल ऑफ डाउट के लिए होता है। कहीं कोई डाउट हो तो उसकी क्लैरिटी के लिए एक एक्सप्लानेशन ऐड किया जाता है। ये मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। आइए क्लास शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अमेंडमेंट भी कवर हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिएगा। टैक्स पेयर, जिसको हम पूरे रिवीजन में असेसी बोलेंगे बार बार, करदाता को असेसी बोलते हैं। टैक्स ऑफिसर यानी कि असेसिंग ऑफिसर, इसमें 3 तरह के असेसिंग ऑफिसर होते हैं। टॉप पोस्ट जेसी, जॉइंट कमिश्नर, उसके नीचे एसीडीसी, और उसके नीचे इनकम टैक्स ऑफिसर होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर के नीचे बहुत सारी पोस्ट होती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। जॉइंट कमिश्नर के ऊपर भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, बट वो सब असेसिंग ऑफिसर नहीं कहलाते। असेसिंग ऑफिसर मात्र ये 3 होते हैं, इसको आगे से हम असेसिंग ऑफिसर या एओ बोलेंगे आपके एग्जाम में। अच्छा हाँ, एक और बात, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 2 बोर्ड हैं, एक सीबीडीटी और एक सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स को कंट्रोल करने की जो अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को गिवन है। तो कहीं पर भी हम सीबीडीटी बोलेंगे तो उसका मतलब एक अथॉरिटी, एक बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। सिमिलरली जीएसटी जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम में आता है। आपके एग्जाम में जो ईयर पूछा जाएगा वो ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 25 से, समाप्त होगा 31 मार्च 26 तक। यानी कि ये जो ईयर है इसकी इनकम पर को आपको कंप्यूट करना है और उसके ऊपर टैक्स देना है नेक्स्ट ईयर में 26-27 में। टैक्स देने की जो नॉर्मल डेट है वो 31 जुलाई है, बट आपको आईटीआर के रिवीजन में आपको पता चलेगा कि और भी बहुत सारी ड्यू डेट्स हैं जिन पर टैक्स जमा किया जाता है। तो 31 जुलाई 26 को आपको टैक्स देना है। इसके अलावा और भी डेट्स हैं, किसके लिए कौन सी डेट होती है जैसे मैंने भी कहा वो आपको आईटीआर के रिवीजन में पता चल जाएगा। आपको टैक्स डिपॉजिट करना है। टैक्स हमेशा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइएगा और इससे रियलाइज करिएगा कि आपको कितनी बात पता है। बताइए, टैक्स बेटा पुलिस स्टेशन में जमा होता है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में? आपने सोच लिया होगा अब तक, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टैक्स ना पुलिस स्टेशन में जमा होता है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। टैक्स हमेशा बैंक में जमा होता है, और वो बैंक जो ऑथराइज किया हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने, जिसको मैंने अभी ऊपर मेंशन किया था। जब आप किसी बैंक में टैक्स जमा करते हैं तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा हो सकता है। जनरली आज सब लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड अपनाते हैं, ऑनलाइन टैक्स जमा करते हैं। आप ऑनलाइन जमा करिए टैक्स या ऑफलाइन, उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसको आप चालान कहते हैं, चालान नंबर 280।
इसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, इसकी टैक्स डिटेल, और ये नीचे जो होती है एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा जब आप टैक्स जमा कर देंगे। अगर आप फिजिकली जाके बैंक में टैक्स जमा करते हैं तो बैंक का कर्मचारी जो आपसे टैक्स कलेक्ट करता है वो यहाँ से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और नीचे वाला पार्ट स्टैंप लगाकर आपको दे देता है कि आपके पास आपने टैक्स जमा कर दिया। और अगर आप ऑनलाइन जमा करते हैं तो भी आपको ये चालान भरना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोस्तों इनकम कंप्यूट करना सीखना है इस पूरे सिलेबस में। फिर आपको टैक्स कंप्यूट करना सीखना है, इनकम कंप्यूट करना सीखना है और टैक्स कंप्यूट करना सीखना है। तीसरा आपको टैक्स डिपॉजिट करना है, जिसके लिए मैं अभी चालान की बात कर रहा था। फोर्थ है फाइलिंग ऑफ आईटीआर। इनकम कंप्यूटेशन, टैक्स कंप्यूटेशन, डिपॉजिट ऑफ टैक्स और फाइलिंग ऑफ आईटीआर, ये जो चार स्टेप्स हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में एक टैक्स पेयर को फॉलो करने होते हैं। इंटरमीडिएट के लेवल पर इसी को सिलेबस बनाया गया है आपका। कंप्यूटेशन को हम असेसमेंट करना कहते हैं, और इस वर्ष की इनकम का 25-26 की इनकम का कंप्यूटेशन 26-27 में होगा। इनकम का कंप्यूटेशन भी और टैक्स का भी, और कंप्यूटेशन को हम असेसमेंट कहते हैं, इसलिए 26-27 को असेसमेंट ईयर कहा गया। और जो पिछला वाला वर्ष है इससे क्योंकि वो लास्ट ईयर की इनकम को कंप्यूट किया जाता है इसलिए उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। अब ये जो चार आपके सिलेबस के पार्ट्स हैं इनको हमें कहाँ से सीखना है, उसके लिए हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होगा दोस्तों? वो होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ। ऑल दो इंटरमीडिएट लेवल पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो बहुत कम है। ठीक है, जो मतलब आपके कोर्स में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के सर्कुलर और नोटिफिकेशन, और पांचवी चीज है अमेंडमेंट। ठीक है, जो हम कवर करेंगे रिवीजन क्लास में। जितने चैप्टर का रिवीजन आएगा वो सारा अमेंडेड रिवीजन आएगा, आपको अलग से कोई अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, हो गई बात। और एज पर द फाइनेंस एक्ट 2025, तो फाइनेंस एक्ट 2025 की जो अमेंडमेंट है वो आपके कोर्स में कवर होगी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, और कंफ्यूजन होने की सबसे बड़ी जो मैं वजह जानता हूँ वो है ध्यान से ना सुनना। इनकम टैक्स एक्ट 2025 अलग है, फाइनेंस एक्ट 2025 अलग है। फाइनेंस एक्ट 2025 इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड करेगा, और इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो तो अभी एप्लीकेबल ही नहीं हुआ है। बन गया है बट एप्लीकेबल नहीं हुआ है अभी। वो जब एप्लीकेबल होगा उसको तब देखेंगे। आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर 25-26 आएगा। अगर कहीं मैं असेसमेंट ईयर 26-27 बोल दूं, बोथ आर सेम, बट प्रीवियस ईयर 25-26 और प्रीवियस ईयर 26-27 सेम नहीं है, अलग अलग है। अब आता है हमारा पहला पार्ट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। देखिए, जब आप इनकम कंप्यूट करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनकम किसे कहते हैं, जिसके लिए डिटेल आगे आएगी। इनकम के दो पार्ट होते हैं, टैक्सेबल इनकम और नॉट टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम 5 पार्ट्स में बटी हुई है बेसिकली। सैलरी इनकम, जिसको इनकम अंडर द हेड सैलरी कहते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, कैपिटल गेन इनकम, अदर सोर्स इनकम। इन सब इनकम को, इन 5 को हम हेड ऑफ इनकम कहते हैं। हेड बस 5 होते हैं। उसमें हम क्लबिंग ऑफ इनकम, कभी कभी क्या होता है किसी दूसरे की इनकम भी हमारी इनकम में ऐड होती है। जैसे एक कपल है, उनका एक 5 साल का बेबी है, उसके नाम पर 5 करोड़ रुपए की एफडी है। अब उस एफडी से जो इंटरेस्ट आएगा वो उस बच्चे को टैक्स नहीं देना है उस इंटरेस्ट पर, उसके मम्मी या पापा की इनकम में उसकी इनकम ऐड हो जाएगी। इसको हम क्लबिंग ऑफ इनकम के रिवीजन में कवर करेंगे। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ रिवीजन में कवर करेंगे रिवीजन में, क्योंकि हम रिवीजन क्लास ला रहे हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस नहीं है। ठीक है, ये रिवीजन क्लासेस है। अगर किसी को कॉम्प्रिहेंसिव क्लास खरीदनी है तो मात्र 3,000 रुपये की है। क्वालिटी जो आप जीएसटी में देखते हैं, ठीक है, उस क्वालिटी से भी वो और आगे की चीज़ होगी, आप इससे बेफिक्र रहिएगा। सेट ऑफ, सेट ऑफ क्या चीज़ है? सेट ऑफ है अगर कहीं कहीं आपको क्या होता है, कभी कभी लॉस हो जाता है बिजनेस में या किसी हेड में, अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो वो लॉस आपका यहाँ से माइनस करने की आपको परमिशन दे दी जाएगी, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ। तो इन सब को करने के बाद आपका आता है जी ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शंस माइनस करते हैं 80C से लेकर 80U तक। वो डिडक्शंस माइनस करते हैं तो टोटल इनकम आती है। फिर इस टोटल इनकम पर हमको टैक्स कंप्यूट करना होता है। अच्छा, टैक्सेबल इनकम के अलावा दूसरी इनकम होती है नॉट टैक्सेबल।
नॉन टैक्सेबल वो इनकम है जो दो पार्ट्स में बटी हुई है, एक एग्जेम्प्ट और एक कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट को लेकर पूरे लॉ में कोई भी सेक्शन नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको कैपिटल गेन के रिवीजन में मिल जाएगी, मगर मैं एक बात समझाने के लिए कैपिटल रिसीट का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे लोन आप लेते हैं तो उससे पैसा आपको मिलता है, वो आपकी कैपिटल रिसीट है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप शेयर कैपिटल इशू करते हैं कंपनी, तो जब कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है उनके पास पैसा आता है, उसके ऊपर उनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना, वो कैपिटल रिसीट्स है, तो कैपिटल रिसीट्स पर टैक्स नहीं लगता। और दोस्तों कैपिटल रिसीट और कैपिटल गेन बोथ आर डिफरेंट, सेम नहीं है, अलग अलग हैं। इसीलिए मैंने कहा जब आप कैपिटल गेन का रिवीजन करेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि कैपिटल रिसीट से कैसे, कैपिटल गेन से कैसे डिफरेंट है कैपिटल रिसीट। दूसरा होता है एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम चार सेक्शंस में आती है, 10, 11, 12 और 13। जो भी इनकम इन चार सेक्शन में आती है वो एग्जेम्प्ट इनकम होती है, और एग्जेम्प्ट इनकम कभी भी आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। इसमें जो सेक्शन 10 है ये इंटरमीडिएट लेवल पर बहुत ज़्यादा कोर्स में पूछा जाता है। 11 और 12 ये ट्रस्ट जो एनजीओ होती है उनसे रिलेटेड है, ये इंटरमीडिएट लेवल पर आपके कोर्स में नहीं है। 30 नंबर जो है ये पॉलिटिकल पार्टी का है, ये भी कोर्स में नहीं है। तो हमारा पूरा फोकस सेक्शन 10 पर रहेगा। उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट है, ये बात सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 में लिखी है। इस एग्रीकल्चर इनकम का भी हम आगे डिटेल रिवीजन करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ और इनकम भी लिखी है, जैसे हमने लिखा है कि प्रॉफिट जो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 है। अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं आई है, अभी हम ओवरव्यू पे जा रहे हैं। अच्छा, जब आप इनकम कंप्यूट कर लेंगे तो इस पे टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स दो तरह का होता है, एक नॉर्मल रेट और एक स्पेशल रेट। अभी आपको मैंने बताया 5 हेड हैं, तो उसमें से जो सैलरी की इनकम होगी आपकी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी, पीजीबीपी की इनकम होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, ये जो चार इनकम है 5 में से, इन पर हमेशा नॉर्मल रेट से टैक्स देना है हर प्रकार के एसएससी को, चाहे आप इंडिविजुअल हो, एचईएफ हो, कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो, नॉर्मल रेट से टैक्स देना है। अच्छा, इंटरमीडिएट लेवल पर एक और चीज़ है जो टारगेट किया गया है, वो इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए आपसे क्वेश्चन आएगा। अच्छा, बच्चे जो तैयारी करते हैं ना, वो तैयारी करते हैं सैलरी के क्वेश्चन की, कैपिटल गेन के क्वेश्चन की, वो प्रिपरेशन ज़रूरी है, बट पेपर सैलरी का तो है ही नहीं, पेपर तो इनकम टैक्स का है। तो आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टोटल कैसे करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैसे करना है, इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सिमिलरली टैक्स कैसे डिपॉजिट करना है, टैक्स डिपॉजिट करने का तरीका है टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो एक क्वेश्चन उसका आता है। तो क्वेश्चन अगर आप पेपर देखेंगे ना, ओवरऑल वो 4 ही पार्ट में बटा होता है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पे एक क्वेश्चन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का होगा, एक टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स यानी कि डिपॉजिट ऑफ टैक्स का होगा, और एक आईटीआर का होगा। आप कभी इस चीज पे फोकस करिए कि पेपर इसी तरीके से पूछा जाता है। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, ठीक है, और मेरी जरूरत भी नहीं है, आप खुद चेक करके देख लीजिए, किसी भी पीवाई क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए। अगर इन चारों से फिर कोई बचता है तो फिर वो कैपिटल गेन या सैलरी का या किसी चीज का एक क्वेश्चन डाल देते हैं, मगर बेसिकली ये 4 चीजों के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वापिस आते हैं हम सैलरी पर, हाउस प्रॉपर्टी पर, पीजीबीपी पर और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर नॉर्मल रेट से टैक्स दिया जाएगा। और कैपिटल गेन की जो इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो लॉटरी की इनकम है, इसके अतिरिक्त अनएक्सप्लेन्ड इनकम है और ऑनलाइन गेमिंग, इनको हम आगे बताएंगे कौन कौन सी इनकम है, इन पर स्पेशल रेट से टैक्स दिया जाता है। स्पेशल रेट से जिन इनकम पर टैक्स दिया जाता है उसमें बहुत सारी इनकम आती हैं जिन पर स्पेशल रेट से टैक्स दिया जाता है। आपके कोर्स में 5 इनकम है जिन पर स्पेशल रेट से टैक्स दिया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग और अनएक्सप्लेन्ड इनकम। दीज आर द 5 इनकम जिन पर आप चाहे इंडिविजुअल हो, एचईएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, आपको स्पेशल रेट से टैक्स देना है। आइए अब हम वापस नॉर्मल रेट वाली इनकम पर आते हैं। नॉर्मल रेट सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और लॉटरी को छोड़कर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर एप्लीकेबल होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक इनकम आती है एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, उस पर भी नॉर्मल रेट ही लगता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर उस पर स्पेशल रेट लगाते हैं, उस पर भी नॉर्मल रेट ही लगेगा। नॉर्मल रेट को फर्दर दोस्तों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्लैब रेट और फ्लैट रेट। स्लैब रेट का रिलेशन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से है,
और जो फ्लैट रेट है उस पर टैक्स देना होता है किसी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या कंपनी को। अभी हम आते हैं स्लैब रेट पर। तो नॉर्मल रेट में दो रेट हैं, स्लैब रेट और फ्लैट रेट। स्लैब रेट लगता है इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर, और फ्लैट रेट लगता है कंपनी और पार्टनरशिप फर्म पर। ठीक है। अब फ्लैट रेट में कौन कैसे कैसे रेट होते हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम स्लैब रेट पर आते हैं। इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर नॉर्मल इनकम पर, जिसमें सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, अदर सोर्स से लॉटरी छोड़कर, उन पर स्लैब रेट से टैक्स देना होता है एक इंडिविजुअल को। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ से शुरू हो रहा है, और इसमें अमेंडमेंट भी है। ठीक है। जनवरी 27 के लिए स्लैब रेट अलग थी, जनवरी 26 के लिए स्लैब रेट अलग थी, और मई 26 से स्लैब रेट अलग हो गई है। तो यहाँ पे स्लैब रेट में दो स्लैब रेट हैं। एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो सेक्शन नंबर 115 बी ए सी में कवर होती है, और एक ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ये टैक्स रिजीम ऑप्शनल जो है ये एज पर द फाइनेंस एक्ट होती है, और इस समय आपके कोर्स में जो फाइनेंस एक्ट है वो 2025 है। इसमें 2017 के बाद कोई चेंज नहीं हुआ। 2017 से जो रिजीम ये ऑप्शनल वाली चली आ रही है वो आज तक वही रिजीम है। ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ये कहा गया कि अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए तक है, जिसको हम बेसिक एग्जेम्पशन आगे से बोलेंगे, तो आपको टैक्स नहीं देना है, नील है। 4 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स देना है 5% से, और वो 5% बनेगा 20,000। 4 लाख से 8 लाख का जो गैप है वो 4 लाख का है, उस पर 5%, 20%, 20,000 टैक्स बनेगा। नेक्स्ट 4 लाख पर 10% टैक्स देना है, नेक्स्ट 4 लाख पर 15%, नेक्स्ट 4 लाख पर 20%, उसके बाद 25%, और 24 लाख से भी ऊपर आपकी इनकम है तो 30% के रेट से आपको टैक्स देना है। ठीक है। और ये स्लैब रेट जो डिफॉल्ट स्कीम में है, चाहे आप सीनियर सिटीजन है या नॉन सीनियर सिटीजन है, सब पर एक ही जैसे तरीके से एप्लीकेबल होता है। अगर हम बात करें ऑप्शनल टैक्स रिजीम की, तो उसमें एज ऑफ असेसी देखी जाती है। अगर असेसी की एज प्रीवियस ईयर में 60 साल से कम है, 60 साल नहीं 60 से कम है, तो उसको 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना, ये उसकी बेसिक एग्जाम्पशन है। और 2.5 लाख रुपए से अगर हम 5 लाख तक की बात करें तो उस पर 5% के रेट से टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20% के रेट से टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% के रेट से टैक्स देना है। बट अगर आपकी एज 60 हो गई है या 60 से ज़्यादा है बट 79 ईयर तक है, ठीक है, तो आप इसको हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे। तो ये जो बेसिक एग्जाम्पशन है 2.5 लाख की जगह 3 लाख है, और आगे फिर सेम है, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 तक 20%, 10 से ऊपर 30%। एज ऑफ असेसी अगर 80 और उससे ज़्यादा है, जिसको हम मोस्ट सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के नाम से पहचानते हैं, उसमें 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना है। 5 से 10 के बीच में 20%, और अबव 10 30% टैक्स देना है। ठीक है। मैं कहीं कहना भूल जाऊं तो जितना भी आपका टैक्स अल्टीमेटली बनता है उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे ही अमेंडमेंट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेक्शन 115 बीएसी, ये अमेंडमेंट है। लास्ट टाइम ये आपकी स्लैब नहीं थी। आगे बढ़ते हैं हम एक टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने का एक एग्जांपल आपके सामने लेकर आए हैं। हमने ना फ्लैट रेट की बात करी है अभी, और ना स्पेशल रेट की, हमने सिर्फ स्लैब रेट की बात की है। ये बिजनेस इनकम है, नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। अगर मैंने कहीं लिखा ना हो कि किसके लिए टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, तो आप हमेशा मानिएगा इंडिविजुअल के लिए कंप्यूट कर रहे हैं। बिजनेस इनकम 15 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 8 लाख है, अदर सोर्स 2 लाख है और ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए। चिल्ड्रन ट्यूशन फी है 1.5 लाख रुपए। आप जानते होंगे चिल्ड्रन ट्यूशन फी की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C, और जो अदर सोर्स में सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, इसकी डिडक्शन भी मिलती है अंडर सेक्शन 80 TTA। जो लोग सीनियर सिटीजन नहीं है, जो लोग सीनियर सिटीजन उनको मिलती है 80 TTB में। ये सब हम डिडक्शन के रिवीजन में डिटेल में देख लेंगे। अभी बताने का कारण ये था क्योंकि आपको इनकम कंप्यूट करनी है। जब तक इनकम कंप्यूट नहीं करेंगे तब तक टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट नहीं होगी। और इनकम कंप्यूट करने के दो मैकेनिज्म हैं, जैसा अभी मैंने लास्ट पेज पर बताया, एक ऑप्शनल रिजीम और एक डिफॉल्ट रिजीम। डिफॉल्ट में और ऑप्शनल में ये टैक्स स्ट्रक्चर तो अलग अलग है ही, एक और बहुत बड़ा रीजन है इन दोनों के, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। वो डिफरेंस है जो 80C से 80U तक की डिडक्शंस होती है ना, ये वाली जो आप ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करते हैं, ये डिडक्शन आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलती। हाँ, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में इनमें से 80C से 80U तक 3 डिडक्शन जरूर मिल जाती हैं। 80CCD सबसेक्शन 2,
ATCCH सबसेक्शन 2 और ATJJAA डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 3 डिडक्शन मिल जाती हैं, अदरवाइज कोई और डिडक्शन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलती, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में तो मिल ही जाती है सब डिडक्शन। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल, उसमें आप देखिए इनकम हम 2 बार कंप्यूट कर रहे हैं। हमने बिजनेस इनकम ले ली जो क्वेश्चन में दी थी, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी, ऑप्शनल में भी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ले ली, अदर सोर्स में भी। कुछ यहाँ पर जिन्होंने PGBP या अदर हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, हो सकता है वो कहें कि दोनों जगह इनकम कैसे सेम आ रही है। जब हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वहाँ का रिवीजन देखेंगे, तो मैं आपको वहाँ डिटेल में सब कुछ बता दिया होगा, आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, अभी हम जैसे दी हुई इनकम हमने वैसे ले ली, और हमने ये माना है कि ये हमें कंप्यूट करके इनकम दी हुई है। अदर सोर्स की भी इनकम ले ली हमने, ये आ गया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम इसमें से माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। 80C की डिडक्शन हमने माइनस करी चिल्ड्रन ट्यूशन फी की, यहाँ से डिडक्शन हमने माइनस नहीं करी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैंने, ठीक है, तो बस मैं यहाँ से एक ही डिडक्शन लूंगा चिल्ड्रन ट्यूशन फी की 1.5 लाख रुपए की। अभी हम ज्यादा बात नहीं करते, शुरुआत की फर्स्ट क्लास है इसलिए रिवीजन की। तो ये डिडक्शन 80C में मिलती है चिल्ड्रन ट्यूशन फी की, जो आपने किसी रिकॉग्नाइज स्कूल में दी होती है, उसके लिए डिडक्शन आपको मिल जाती है। 1.5 लाख से ज्यादा की डिडक्शन नहीं मिलती, 2 बच्चों के लिए डिडक्शन मिलती है। ये डिडक्शन आपको सिर्फ ऑप्शनल स्कीम में मिलेगी, डिफॉल्ट स्कीम में नहीं मिलेगी। तो आप देखिए हमने यहाँ ऑप्शनल स्कीम में डिडक्शन ली है, डिफॉल्ट स्कीम में डिडक्शन नहीं ली है। ये हमने लिख के काटा है ताकि बच्चों को दिखाई दे कि डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ इसलिए। ये हमसे ऐसा नहीं कि कोई गलती हो गई, जो हमसे पढ़ते हैं वो जानते हैं जहां गलती होती है बच्चों से नॉर्मली मैं वहां लिखता हूँ, लिखकर ऐसे ही डॉट डॉट करके काटता हूँ। ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। ये टोटल इनकम आ गई 25 लाख और 23,50,000। अब हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से टैक्स निकालेंगे 25 लाख पर। तो दोस्तों आप सबसे पहले ये चेक करिए, क्या इस टोटल इनकम में कोई इनकम ऐसी है जिस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता हो? क्या इसके अंदर कैपिटल गेन है, लॉटरी की इनकम है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम है? तो आप जवाब देंगे नहीं। तो जब नहीं है तो इस पर सब पर 25 लाख पर स्लैब रेट लगेगा। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख के बीच में जो इनकम है उस पर 5% के रेट से, 8 लाख से 12 लाख के बीच में जो इनकम है 4 लाख उस पर 10% के रेट से, 12 लाख से 16 लाख के बीच में जो इनकम है 4 लाख उस पर 15% के रेट से, 16 लाख से 20 लाख तक जो इनकम है उस पर 4 लाख पर 20% के रेट से, ऐसे ही 20 लाख से 24 लाख के जो बीच में इनकम है उस पर 25% के रेट से, और 24 लाख से जो ऊपर इनकम है उस पर 30% के रेट से टैक्स लगता है। 24 लाख से ऊपर इनकी 1 लाख इनकम है, इसलिए उस पर 30% के रेट से टैक्स बना 30,000। हमने इन सबका टोटल किया 3,30,000 है। वैसे अगर एग्जैक्ट इसकी इनकम 24 लाख होती तो मैं आपको बता दूं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 24 लाख तक की इनकम पर टोटल 3 लाख टैक्स बनता है स्लैब रेट से, ठीक है। फिर हमने उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स लगाया, ये टैक्स लाइबिलिटी आ गई। ये जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी आई है इसको जमा करने के 4 तरीके हैं, एडवांस टैक्स, TDS, TCS, और जो बच जाता है उसे हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है। फिर हमने टैक्स लायबिलिटी निकाली है ऑप्शनल रिजीम से, जिसमें 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, और ऑप्शनल रिजीम में हमारी इनकम आपको पता है 23,50,000 रुपए आई थी। तो हमने 23,50,000 पर स्लैब रेट से टैक्स निकाला जो आपके सामने, और हमारा टैक्स बना 5,38,200। ऑप्शनल में क्योंकि ज़्यादा टैक्स बना है तो इसलिए हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ही टैक्स देना चाहेंगे। अब आता है कॉन्सेप्ट एज ऑफ असेसी का, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में तो एज का कोई इशू नहीं है, मगर ऑप्शनल में एज देखी जाती है। अगर आपका 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक 60वां जन्मदिन 60th हैप्पी वाला बर्थडे मन गया है तो आप सीनियर सिटीजन है। मगर कभी कभी क्या होता है आपका हैप्पी बर्थडे 60वां जन्मदिन 1 अप्रैल 2026 को आया है, मतलब प्रीवियस ईयर में नहीं आया। प्रीवियस ईयर तो बेटा आपका 31 मार्च को ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया। आपका बर्थडे जस्ट वेरी नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को, तो इस स्थिति में भी आप 60 साल के माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1 अप्रैल को आपका 60वां जन्मदिन है तो 60 साल के आप 31 मार्च को पूरे हो चुके हैं। रियलिटी है कि 1 अप्रैल को आप 60 साल 1 दिन के हो चुके हैं, इसलिए 60 साल आपका माना जाएगा कि 31 मार्च को पूरा हो गया है। इस केस में आप सीनियर सिटीजन माने जाएंगे, इन गिवन केस असेसी सीनियर सिटीजन माना जाएगा। हाँ, 1 अप्रैल की जगह इसका बर्थडे 2 अप्रैल को होता तो फिर ये प्रीवियस ईयर 25-26 में सीनियर सिटीजन नहीं माना जाता, ठीक है। अब आती है बात स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की, ठीक है।
स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रेट हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए आप देखिएगा कैपिटल गेन का रिवीजन, लॉटरी के लिए देखिएगा, और ऑनलाइन गेमिंग के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रिवीजन। अनएक्सप्लेन्ड को मैं ये बेसिक की जो रिवीजन क्लास होगी आज आ गया तो आज, नहीं तो नेक्स्ट रिवीजन क्लास में इसको हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बड़े अच्छा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन है 2, जब आप पढ़ेंगे कैपिटल गेन सेक्शन 112 और 112A। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 2 तरीके का होता है, एक 111A में कवर होता है और कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं जो 111A में कवर नहीं होते। लॉटरी की इनकम पर 115 बीबी लगता है, ऑनलाइन गेमिंग पर 115 बीबीजे लगता है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम पर 115 बीबीई लगता है। ये सारी बातें आगे की रिवीजन क्लास में आएंगी डिटेल में, सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। रेट ऑफ टैक्स नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% लगता है, मगर कुछ केसेस में 20% भी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, ठीक है। या उसके बारे में मैं अभी कोई डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ। तो मैंने अभी एक नॉर्मल रेट लिया है 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स लगता है, लॉटरी इनकम पर 30% लगता है, ऑनलाइन गेमिंग पर 30% लगता है, और अनएक्सप्लेन्ड इनकम पर 60% टैक्स लगता है, प्लस 15% सरचार्ज लगता है, 3% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वैसे 4% होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और 4% ही है। 60 + 15 75 हो गया, और 75 का 4% करेंगे तो 75 का 4% 3 होता है, इसलिए यहाँ पे हमने 3 लिखा है, और 78% हो गया। इन 5 इनकम पर हमेशा स्पेशल रेट से आपको टैक्स देना है, इनका कोई स्लैब रेट से, डिफॉल्ट स्कीम से, ऑप्शनल स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। अब आती है बात बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन और बेनिफिट ऑफ डिडक्शन, इस पर हम आएंगे अभी थोड़ी देर में। हम एक और एग्जांपल से आपको आगे लेके चलते हैं। बिजनेस इनकम है 10 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3 लाख, लॉटरी की इनकम है 4 लाख, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस है 1 लाख, और हम इस पर टैक्स निकालेंगे डिफॉल्ट से भी ऑप्शनल से भी। 10 लाख आपकी इनकम बिजनेस की, 3 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 4 लाख आपकी लॉटरी इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम दोनों मैकेनिज्म में आपकी 17 लाख हो गई। बस ऑप्शनल स्कीम में 1 लाख की डिडक्शन मिलेगी, डिफॉल्ट स्कीम में 1 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी, आप देख सकते हैं। एक अच्छा, बिजनेस इनकम हमने 1 लाख ली है, सॉरी हम इसको 10 लाख रीड कर गए। 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम हो गई आपकी 8 लाख। यहाँ से हमने 1 लाख माइनस नहीं किया क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीव है, ऑप्शनल में 1 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, टोटल इनकम यहाँ 8 लाख हो गई, यहाँ 7 लाख हो गई। अब हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स निकाल रहे हैं, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जब हम 8 लाख रुपए पे टैक्स निकालेंगे तो हमको पहले देखना होगा क्या इस 8 लाख में कोई इनकम ऐसी है जिस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगे। तो आप देखिए 4 लाख पर भी लॉटरी इनकम है, इस पर भी स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3 लाख, इस पर भी स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। इसमें मात्र ये जो 1 लाख रुपए है यही अकेली ऐसी इनकम है जिस पर आपके स्लैब रेट लगेगा। 4 लाख तक टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख तक सिर्फ 1 लाख पर ही लगेगा। तो हमने सबसे पहले 1 लाख पे टैक्स लगाया, टैक्स ऑन 1 लाख एज पर स्लैब रेट अंडर 115 BAC, और इस सेक्शन में लिखा है 4 लाख तक टैक्स नहीं लगता, इसलिए इस 1 लाख का टैक्स जो है आपका नील हो गया। अभी भी 4 लाख की जो लिमिट है आपकी बेसिक एग्जेम्पशन, उसमें से आप बस 1 लाख का ही बेनिफिट ले पाए, तो 3 लाख का बेनिफिट अभी बचा हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है क्या वो 3 लाख का बेनिफिट ये जो 2 स्पेशल इनकम है इनके अगेंस्ट ले सकते हैं या नहीं। तो पीछे जो मैं कॉन्सेप्ट छोड़ के गया था उसमें यही लिखा था कि बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन बताइए क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ले सकते हैं, तो जवाब है हाँ। ये जो टिक मार्क, राइट टिक मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है हाँ ले सकते हैं बेनिफिट। और क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी ले सकते हैं, मगर बाकी की जो 3 इनकम है लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग और अनएक्सप्लेन्ड इनकम, उनके अगेंस्ट आप बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। देखिए जरा दूसरी बात, आप तो हमने क्या किया, 1 लाख पे तो हमने टैक्स कर दिया नील। अब हमारी 4 लाख में से 3 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन और बची, तो अब हमने देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, वो 3 लाख है। अब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 3 लाख पे टैक्स लगाएंगे 12.5% के रेट से, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारा 3 लाख, और जो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन बची थी वो भी 3 लाख की बची थी, उसको हमने नाम दिया शॉर्टफॉल ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन, माइनस किया 12.5% के रेट से नील हो गया टैक्स, क्योंकि 3 लाख माइनस 3 लाख 0 होता है, 0 का कुछ भी निकालोगे नील आएगा। अब बची लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम कितनी है हमारी 4 लाख, उस पर 30% के रेट से टैक्स बनता है 1,20,000 प्लस 4% हेल्थ एजुकेशन से टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई 1,24,800। अब इसी इनकम पर जो 7 लाख है उस पर हम टैक्स निकालेंगे,
अच्छा एक और बात, यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल के लिए एक रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है जानबूझकर, क्योंकि अगर मैं अभी बहुत सारी बातें करूंगा ना तो रिवीजन बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर इस आंसर में इस जगह पर एरर है। क्या एरर है? कि मैंने रिबेट अंडर सेक्शन 87A को इग्नोर कर दिया। इससे पहले कि कोई क्वेश्चन बच्चे को क्वेरी आए या कोई क्वेश्चन करें आप, तो मैं खुद भी मान रहा हूँ यहाँ 87A को हमने इग्नोर कर दिया है। आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, मुझे आपको सिखाना है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आती है टैक्स लायबिलिटी ऑप्शनल टैक्स रिजीम से। ऑप्शनल टैक्स रिजीम से सबसे पहले ये जो हमारी 1 लाख रुपए की इनकम थी। अच्छा एक और चीज जिस पे हमने, ये जो 1 लाख रुपए की हमने ये इनकम थी, हमने ली है डिडक्शन यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शनल रिजीम में डिडक्शन मिल जाएगी चिल्ड्रन ट्यूशन फीस की। तो अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि ये 1 लाख रुपए इस बिजनेस इनकम में से माइनस हुए हैं डिडक्शन, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से माइनस हुई है, लॉटरी इनकम से। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस हुआ है। बेटा ऐसा नहीं है। मैथमेटिकली आपको लग रहा होगा 8 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 7 लाख, आप गलत नहीं है। मगर लीगली ये 1 लाख रुपए इसमें से माइनस नहीं हुआ है। ये 1 लाख रुपए स्पेशल इनकम से माइनस नहीं हो सकता। स्पेशल इनकम, स्पेशल रेट से जिस इनकम पर भी आप टैक्स देते हैं उसके अगेंस्ट आप डिडक्शन नहीं ले सकते। यही हमने यहाँ पर फोर्थ पॉइंट लिखा था कि क्या एटीसी से एटीयू तक का डिडक्शन का बेनिफिट आप एलटीसीजी, एसटीसीजी और लॉटरी और अदर स्पेशल इनकम के अगेंस्ट ले सकते हैं। तो हर जगह हमने क्रॉस किया है, यानी कि इनके अगेंस्ट डिडक्शन नहीं ले सकते। तो इसका क्लियर कट मीनिंग है कि 1 लाख रुपए इस 1 लाख में से माइनस हुआ है। अब हमारी इनकम बची 7 लाख रुपए। 7 लाख में 3 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 4 लाख लॉटरी इनकम है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो 3 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्या इसको हम बेसिक एग्जामेशन जो है ऑप्शनल स्कीम में 2.5 लाख उसका बेनिफिट ले सकते हैं? तो जवाब है हाँ, ले सकते हैं। अभी बताया था पीछे मैंने आपको। तो इसलिए 1 लाख पर तो टैक्स बनेगा ही नहीं। वैसे हमने ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ 1 लाख का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। जब 1 लाख है ही नहीं, अब आपका 1 लाख में से 1 लाख तो माइनस हो चुका। सीधा हमको तो 3 लाख पे देखना है, ठीक है। तो 3 लाख रुपए का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12.5% के रेट से 3 लाख में से 3 लाख माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। अरे अच्छा, ये हमने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कर दिया। एक मिनट रुकिए, आइए ऑप्शनल का देखिए। हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम पे चले गए थे। तो देखिए हमने यहाँ पे नॉर्मल इनकम नहीं लिखी, क्योंकि नॉर्मल इनकम हमारी बची नहीं है। बिजनेस इनकम 1 लाख थी, उसमें से हमने डिफॉल्ट डिडक्शन ले ली एटीसी की। हमारे पास दो ही इनकम बची थी, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक लॉटरी इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 3 लाख, उसमें से हमने पूरी 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेप्शन क्लेम कर ली। कर सकते हैं हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। सर दोनों होती वो मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होगा। 3 लाख में से 2.5 लाख माइनस करिए, 12.5% के रेट से ये टैक्स बना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। और लॉटरी पर वही 4 लाख पर 30%, टोटल टैक्स इतना बन गया। ये हेल्थ एंड एजुकेशन से ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ये बिजनेस इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और चिल्ड्रन ट्यूशन फी है 2 लाख रुपए की। और याद रखिएगा एटीसी में जो डिडक्शन मिलती है वो मैक्सिमम 1,50,000 की मिलती है, वो भी ऑप्शनल स्कीम में। तो डिफॉल्ट स्कीम में तो आपकी इनकम आ जाएगी 3 + 4 7 लाख, और ऑप्शनल स्कीम में आएगी आपकी इनकम 3 लाख + 4 लाख माइनस 1,50,000। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ आपने डिडक्शन नहीं ली, यहाँ पे आपने डिडक्शन ली। डिफॉल्ट स्कीम में डिडक्शन नहीं मिलती, ऑप्शनल में मिलती है। यहाँ पे इनकम आ गई आपकी 7 लाख, यहाँ पे आ गई 1.5 लाख। हमने यहाँ नोट भी लिखा है, डिडक्शन अंडर एटीसी इज नॉट अवेलेबल अंडर डिफॉल्ट स्कीम। और यही सही तरीका है, और धीरे धीरे करते करके हम अपने आंसर को इम्प्रोवाइज करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने पीछे रिबेट को इग्नोर कर दिया था, आगे रिबेट को कंसीडर करेंगे। तो इसलिए रिवीजन जब करें ना, एकदम बिल्कुल टॉप पर चढ़ के ना देखें, धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लास को। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट पहले 15 मिनट की क्लास देखे और हमको जज करे। नहीं बेटा, ऐसा ना करें, पूरी क्लास देखें। और प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल अंडर ऑप्शनल स्कीम, मगर वो 1.5 लाख से ज़्यादा की नहीं मिलेगी। अब हम डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स निकाल रहे हैं। हमारी इनकम यहाँ 7 लाख बची है, और 7 लाख में 3 लाख बिजनेस इनकम है। और आप जानते हैं डिफॉल्ट स्कीम में हम 4 लाख तक टैक्स नहीं देते, इसलिए बिजनेस इनकम जो 3 लाख है उस पर टैक्स हमारा बना निल।
और 4 लाख तक क्योंकि टैक्स नहीं देते तो हम तो 3 लाख की बेसिक एग्जामिशन का फायदा उठा पाए। 1 लाख की जो बेसिक एग्जामिशन बची वो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से माइनस कर दी, जो कि हम कर सकते हैं। तो जो ये बचती है ना बेसिक एग्जामिशन, उसको हम बोलते हैं शॉर्टफॉल ऑफ बेसिक एग्जामिशन, या कभी कभी हम लिख देते हैं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन। दोनों बातें एक हैं। 12.5% के रेट से टैक्स बना, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया, फिर इसी को दोबारा कंप्यूट किया इस पर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, जिसमें हमारी इनकम आई थी 5.5 लाख रुपए। उसमें से 4 लाख हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 1.5 लाख हमारी बिजनेस इनकम थी। तो उस 1.5 लाख पर तो टैक्स नील बनेगा। ऑप्शनल स्कीम में आप जानते हैं 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देना होता। 1.5 लाख का बेनिफिट तो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा इससे एक, और 1 लाख जो बचेगा वो शॉर्टफॉल है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से माइनस कर लिया। बाई चांस यहाँ पे दोनों जगह आंसर सेम आ रहा है, ऑप्शनल में भी और डिफॉल्ट में भी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू आप सीख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रीड कर लेने से, 2 लाइन पढ़ने से आपको टैक्स की समझदारी नहीं आएगी। जब हम क्लासरूम में करवाते हैं तो हम बाकायदा इसको लिखते हैं, बच्चे भी नोट करते हैं और हम उनको समझाते हैं डिटेल में। ठीक है, 1 लाख सैलरी की इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आ गया अंडर सेक्शन 111 है। 2 लाख लॉटरी की इनकम है 50,000, चिल्ड्रन ट्यूशन फी है 2 लाख, जिसमें से आपको 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी, वो भी ऑप्शनल में। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, डिफॉल्ट और ऑप्शनल के 2 कॉलम बनाए, सैलरी इनकम लिख लिया। और सैलरी इनकम का मतलब है इनकम अंडर द हेड सैलरी दिया हुआ है, सब कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह माइनस करके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिख दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिख दिया, लॉटरी इनकम ले लिया, जीटीआई आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप, चिल्ड्रन ट्यूशन फी की डिडक्शन 2 लाख में से आप जानते हैं एटीसी में 1.5 लाख की मिलती है। तो जब हम यहाँ 1.5 लाख माइनस कर रहे थे तो आपने देखा होगा हमने क्रॉस करके यहाँ पे 1 लाख लिखा है। देखिए डिफॉल्ट में तो मिलती ही नहीं डिडक्शन, इसलिए यहाँ तो नील लिख दिया। ऑप्शनल में तो मिलती है ना 1.5 लाख की, मगर हम 1.5 लाख में से भी मात्र 1 लाख ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? अगर बेटा मैं यहाँ 1.5 लाख रुपए लिख देता हूँ तो आप जानते हैं कि 1.5 लाख माइनस होगा। आप जानते हैं 1.5 लाख, 1 लाख तो सैलरी इनकम से माइनस हो जाएगा क्योंकि इस पर नॉर्मल इनकम से टैक्स लगता है। जो डिडक्शन है ना एटीसी से एटीयू तक की, वो ऑप्शनल स्कीम हो या डिफॉल्ट स्कीम हो, कोई सी भी स्कीम से आप टैक्स दीजिए, जो स्पेशल वाली इनकम है उनके अगेंस्ट नहीं मिलती वो डिडक्शन। इस बात को ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए अगर मैं यहाँ 1.5 लाख रुपए माइनस करता हूँ तो 1 लाख तो चलो इसमें से एडजस्ट हो गया, सैलरी इनकम में से नॉर्मल इनकम है। बाकी 50,000 तो या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हुआ होगा, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, या लॉटरी से। और ये तीनों इनकम बेटा स्पेशल वाली इनकम है। और अभी आपने पढ़ा है कि स्पेशल इनकम के अगेंस्ट आप डिडक्शन नहीं ले सकते एटीसी से एटीयू तक। ये 5 इनकम है स्पेशल, किसी के अगेंस्ट भी आप एटीसी से एटीयू तक की डिडक्शन नहीं ले सकते। तो जब नहीं ले सकते तो उसका मतलब है नहीं ले सकते, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, उसे हम करके दिखाना कि भाई हम 1.5 लाख माइनस कर रहे थे एटीसी के अकॉर्डिंग, बट 1.5 लाख माइनस करते तो उसमें सैलरी के अलावा हमें स्पेशल से भी एडजस्ट करना पड़ता, जो कि हम नहीं कर सकते। तो सैलरी की इनकम जितनी है उतनी हमको डिडक्शन मिल पाएगी यहाँ पर, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये हमारी टोटल इनकम आ गई, इन पर हम टैक्स कंप्यूट करेंगे। इस 5.5 लाख रुपए में 1 लाख है सैलरी की इनकम, तो सबसे पहले हमने उसे 1 लाख पर टैक्स बनाया, वो नील बना क्योंकि 4 लाख तक टैक्स नहीं बनता है। अब 4 लाख में से 3 लाख की जो बेसिक एग्जिबिशन बची, उसे हम सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर रहे हैं। सर सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर नॉर्मली 12.5% टैक्स लगता है। और जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम बेसिक एग्जाम्पशन दोनों से ले सकते हैं, तो हम उससे एडजस्ट करेंगे जिसमें हमको ज़्यादा फायदा हो। इसलिए हम जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख रुपए का, उसमें से माइनस करेंगे बेसिक एग्जाम्पशन को। अभी अभी भी 1 लाख यहाँ से एडजस्ट हो गया, 2 लाख यहाँ से एडजस्ट हो गया, अभी भी 1 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन बची है, वो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लेंगे। आप देखना यहाँ मैंने 2 एरो लगाए हुए हैं और यहाँ लिखा हुआ है शॉर्टफॉल ऑफ बेसिक एग्जाम्पशन। तो बेसिक एग्जाम्पशन 1 लाख तो यहाँ एडजस्ट हो गई, 2 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, और जो बची हुई 1 लाख वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो इन दोनों का टैक्स तो नील हो गया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 12.5% की रेट से 12,500, लॉटरी इनकम पर 15,000 टैक्स बना, टोटल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा के इतना बना। अब इसी को हम ऑप्शनल स्कीम से कर रहे हैं। ऑप्शनल स्कीम में आपकी इनकम 4.5 लाख रुपए निकली थी, जिसमें 2 लाख अब सबसे पहले लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इससे बेसिक एग्जाम्पशन का फायदा उठाइए। जो बची अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें से बेसिक एग्जाम्पशन मिलेगी 50,000 की, क्योंकि ऑप्शनल स्कीम में बेसिक एग्जाम्पशन 2,50,000 होता है, और लॉटरी इनकम पर टैक्स, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई। ठीक है,
मैं फिर कह रहा हूं, मैंने यहां तक अभी तक 87A को इग्नोर किया हुआ है जानबूझकर, ठीक है। आगे एग्जाम में आपको नहीं करना है, आपको कंसीडर करना है, मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर इसी तरीके से बिजनेस इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी इनकम, चिल्ड्रन ट्यूशन फी। चिल्ड्रन ट्यूशन फी फिर से देखिए 2 लाख रुपए, और जिसमें से डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख की, तो 1.5 लाख में से 1 लाख तो इससे मिल जाएगी, बाकी 50,000 इन तीनों में से किसी से नहीं मिल सकती। इसलिए इस क्वेश्चन में भी जब आप ऑप्शनल स्कीम से क्वेश्चन करें तो 1 लाख की ही आप डिडक्शन लेंगे। यहाँ हमने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। सिमिलरली यहाँ पे चिल्ड्रन ट्यूशन फी है 90,000 और डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड है 70,000, और इन दोनों की डिडक्शन सेक्शन 80C में मिलती है और वो बनती है 1,60,000 रुपए की। क्या यहाँ मिल जाएगी? हाँ, यहाँ तो इनकम हमारे पास 10 लाख की तो सैलरी इनकम है, आराम से 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। और उस पर टैक्स निकाल लीजिएगा। कभी भी आपको क्वेश्चन आए इस तरीके का और लिखा हो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अभी तक तो लिखा हुआ था हाउस प्रॉपर्टी इनकम या इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अगर रेंट लिखा हुआ आ जाए तो जो लोग हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर जानते हैं, और आगे हम रिवीजन भी कराएंगे उसका, तो याद रखिएगा कभी भी रेंट वर्ड आ जाए, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सिर्फ यही चैप्टर नहीं, बेसिक कोई भी चैप्टर हो, तो आप उसमें से 30% की डिडक्शन लेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, अंडर सेक्शन 24 क्लॉज ए मिलती है, ठीक है। सैलरी की इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है अदर देन 111 है, कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाए अदर देन 111 है, समझ जाइएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल वाली इनकम से, स्पेशल रेट से उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये क्या होता है अदर देन 111A और कौन सा 111A में आता है, ये मैं आपको कैपिटल गेन के रिवीजन में डिटेल में बता दूंगा, मगर अभी आप इतना समझ लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 तरीके का होता है, एक 111A में कवर होता है, एक 111A में कवर नहीं होता। जो 111A में कवर होता है उस पर 20% के रेट से स्पेशल रेट टैक्स लगता है, और जो 111A में कवर नहीं होता उस पर आप स्लैब रेट से टैक्स देते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल हैं इसलिए हमने लिखा है कि ये नॉर्मल रेट ही टैक्सेबल इनकम है। उसके बाद चिल्ड्रन ट्यूशन फी, डिपॉजिट इन पीपीएफ, रिपेमेंट, और 70,000 70,000 70,000 तीनों मिला के 2,10,000 है। मैक्सिमम डिडक्शन आपको इसकी कितनी मिलेगी? 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख से ज्यादा की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी इस केस में। तो जब आप इनकम लेना तो 10 लाख में से 30% माइनस करके आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लेना 7 लाख रुपीज, चाहे डिफॉल्ट स्कीम हो या ऑप्शनल स्कीम हो। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 7 लाख आएगी, सैलरी की इनकम 10 लाख आएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख आएगा, तो आपकी जीटीआई 19 लाख आएगी डिफॉल्ट स्कीम में। डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी तो टोटल इनकम डिफॉल्ट स्कीम में 19 लाख आएगी। अगर हम बात करें ऑप्शनल स्कीम की तो इस 19 लाख में से 150 की डिडक्शन और माइनस कर देना और आपकी इनकम 70,50,000 आएगी ऑप्शनल स्कीम में, और फिर उस पर टैक्स निकाल लेना, जिसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी अब स्पेशल रेट से टैक्स नहीं लगेगा, नॉर्मल से लगेगा। मतलब इसमें कोई भी इनकम ऐसी नहीं है जिस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगे, सब पे नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। इसके बाद आता है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। एक है एग्जेम्पशन, जो कि टैक्स फ्री इनकम होती है। एग्जेम्पशन वो होती है जो आपकी इनकम में जीटीआई का पार्ट ही नहीं बनती। दूसरा होता है डिडक्शन। डिडक्शन 2 तरह की होती है, एक हेड वाइज डिडक्शन और एक चैप्टर 6A की डिडक्शन, जो कि 80C से 80U तक है। हेड वाइज डिडक्शन सैलरी के अंदर मिलती है, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन। हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन 24 में मिलती है, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, पीजीबीपी में डिडक्शन है, कैपिटल गेन में डिडक्शन है, अदर सोर्स में डिडक्शन है। यानी कि डिडक्शन जो होती है हमेशा आपकी इनकम को कम करती है, और एग्जेम्पशन जो होती है वो इनकम में, जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है वो आपकी इनकम में ही ऐड नहीं होती। याद रखिएगा डिडक्शन का मतलब है इनकम में से जो चीज माइनस की जाती है वो डिडक्शन कहलाती है। रिबेट और रिलीफ ये 2 चीजें वो हैं जो आपके टैक्स में से कम होती हैं, इन बातों को याद रखिएगा, ठीक है। रिलीफ भी आएगी आपके, रिबेट भी आएगी। तो रिबेट अब आपके सामने आ गई है। ये रिबेट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रिबेट आपको, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रिबेट तभी मिलेगी, ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है, फिर से दोहरा रहा हूँ, ये अमेंडमेंट है। और जहां जहां मैं अमेंडमेंट बोल रहा हूँ कृपया करके जो बच्चे क्लास देखेंगे वो टाइम को डालते रहेंगे। जैसे पहली अमेंडमेंट मैंने अभी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के जो स्लैब हैं वो बोली थी, तो वो जिस टाइम पे थी वीडियो आप वहां पे टाइम डाल देंगे वीडियो का, टाइम लाइन मतलब कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा भाइयों शेयर कर देना इसको, ठीक है। टोटल इनकम आपकी 12 लाख रुपए या उससे कम है तभी ये रिबेट मिलेगी, टोटल इनकम। और रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगी। रिबेट कितनी मिलेगी? 60,000 रुपए अमाउंट
और जितना आपका टैक्स बनेगा, जैसे 12 लाख तक जितना भी आपका टैक्स बनेगा और 60,000 रुपए विच एवर इज लोअर। मान लीजिए 12 लाख तक आपका टैक्स बना 70,000 रुपए और 60,000, तो 70,000 और 60,000 में लोअर 60,000 है, तो 70,000 की टैक्स लाइबिलिटी में से 60,000 आप माइनस कर लेंगे, 10,000 पर फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे। कई बच्चे यहाँ कहेंगे सर जी 12 लाख में तो टैक्स बनता ही 60,000 रुपए है, क्योंकि 4 लाख तक टैक्स नहीं है, 8 लाख तक 5% है, 8 से 12 तक 10% है, वो 60,000 ही बनेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर 12 लाख में ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी कोई इनकम लॉटरी की इनकम हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, तो हो सकता है, पॉसिबल है कि 12 लाख की इनकम पर 60,000 से ज्यादा टैक्स बन जाए। नॉर्मल इनकम है तो फिर 60,000 बनेगा। इसका मतलब इसीलिए तो बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। वो सही स्टेटमेंट नहीं है। सही स्टेटमेंट यही है कि 4 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। 12 लाख तक अगर आपकी नॉर्मल इनकम है तो वो रिबेट की वजह से टैक्स निल हो जाता है, मगर ये कहना कि टैक्स नहीं लगता वो गलत है। ठीक है, ये एक अमेंडमेंट है। पिछली बार यहाँ पे लिमिट और अमाउंट अलग अलग था, मगर इस बार लिमिट 12 लाख रुपए की अगर टोटल इनकम है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो रिबेट फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा ठीक है कहा जाता है, मगर ये पूरी तरीके से सच नहीं है। मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों। रिबेट इज डिडक्टेड फर्स्ट, पहले आप अपने टैक्स में से रिबेट माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे। टैक्स में से पहले रिबेट माइनस करिए, नेट टैक्स हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाइए। 87A की रिबेट आपको हर इनकम के टैक्स पर मिल जाएगी, मतलब सैलरी की इनकम पर टैक्स है, पीजीबीवी की इनकम पर टैक्स है, मगर एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। जो 4-5 कैपिटल एसेट्स हैं उनके बेचने पर ही लॉन्ग टर्म कैपिटल 112A लगता है। अगर आपकी इनकम के अंदर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A है तो उसके टैक्स के अगेंस्ट आपको रिबेट नहीं मिलेगी। अब जैसे आप ये सुन रहे हैं ना, इसके सुनने से काम नहीं चलेगा, इसका क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा आपको। जो मैंने बोला है रिबेट सब पर अवेलेबल होगी एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। ये तो मैंने बात की है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की। ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आपको रिबेट तभी मिलती है जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए उससे कम हो, और यहाँ पे रिबेट की क्वांटम 12,500 रुपए और अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट दोनों जगह का सेम है। मतलब वहां पे टोटल इनकम 12 लाख और रिबेट का अमाउंट 60,000 है, वहां पे टोटल इनकम आपकी है 5 लाख और रिबेट का अमाउंट मैक्सिमम 12,500 है। इसके बाद ये मार्जिनल रिबेट लिखा हुआ है जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, वापिस आएंगे इस पेज पर। सैलरी की इनकम कंप्यूट करके दी हुई है 6 लाख रुपए, अदर सोर्स की इनकम 2 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 लाख रुपए। देखें तो 12 लाख बना। इसको मैं बोल रहा था बार बार पिछले कुछ क्वेश्चंस में कि भाई मैं रिबेट इग्नोर कर रहा हूँ, रिबेट इग्नोर कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा। अब मैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स निकाल रहा हूँ। ये आपकी 12 लाख की इनकम है, डिडक्शन आपको मिलती नहीं है भी तो कोई नहीं मिलती, बस 3 मिलती है जैसे मैंने शुरुआत में बोला था। तो आपकी टोटल इनकम 12 लाख आ गई। इस 12 लाख पे आपको टैक्स निकालना है, जिसमें से इन दोनों इनकम पर स्लैब रेट लगेगा, और ये जो 4 लाख का 112 का 4 लाख का है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पर स्पेशल रेट लगेगा 12.5%। तो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो 12.5% लगा दिया, और बाकी की 8 लाख पर स्लैब रेट लगाया। 4 लाख पे टैक्स नील हो गया, और 4 से 8 लाख, जो 4 लाख इनकम है 5% के रेट से 20,000, 50,000 और 20,000 आप देख लीजिए बना 70,000। 12 लाख की इनकम पर 70,000 टैक्स बना है, आप चेक कर सकते हैं। उस 70,000 में से आपको 60,000 रुपए की रिबेट मिल जाएगी। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलती। बेटा पूरी बात सुना करो, 112A वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता उसके अगेंस्ट नहीं मिलेगी, वो आगे वाले क्वेश्चंस में मैं समझाऊंगा। ये बना आपका टैक्स आफ्टर रिबेट, इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये टैक्स। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये सैलरी की इनकम है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इस बार देखो ये 112A है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A, चिल्ड्रन ट्यूशन फी है 1 लाख, 6 लाख, 4 लाख 10 लाख और 1 लाख 11 लाख, ये टोटल हो गया 11,50,000। चिल्ड्रन ट्यूशन फी की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। मैं अभी क्वेश्चन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से अगर करूँ तो, हाँ ऑप्शनल से करूँ तो 1 लाख रुपए की डिडक्शन मुझको मिल जाएगी ATC में। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में मेरी इनकम ये है और ऑप्शनल में ये है। तो ऑप्शनल में मेरी इनकम 10,50,000 आ रही है, जो कि 5 लाख से बहुत ज्यादा है। तो ऑप्शनल में तो बेटा रिबेट का कोई पॉइंट ही नहीं उठता। हाँ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में मेरी इनकम 11.5 लाख रुपए, 12 लाख रुपए से कम, मुझे यहाँ रिबेट मिलेगी। सबसे पहले मैं टैक्स निकालूंगा। इस 6 लाख पर लगेगा स्लैब रेट, इस 4.5 लाख पर लगेगा 12.5% का रेट, और इस 1 लाख पर लगेगा 20%।
इस 112 ए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एक और बात सुनिए, जो स्पेशल बात है, जो कैपिटल गेन के रिवीजन में डिटेल में बता दी जाएगी। जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा पहले वो पूरा ऐड करेंगे आप अमाउंट। आप देख लीजिए 4.5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, पूरा अमाउंट आपने लेना है यहाँ पर, पूरा अमाउंट, और आपकी ये इनकम आ गई। अब जब आप टैक्स कंप्यूट करेंगे तो इस 10.5 लाख में से इस 6 लाख पर तो स्लैब रेट लगेगा, ऑप्शनल की बात करूं, इस पर आप 4.5 लाख पर 12.5% की रेट से, इस पर 1 लाख पर 20% की रेट से, ऐसे ही इधर। मगर इसमें से जो 112 ए वाला 4.5 लाख है, डिफॉल्ट में हो ऑप्शनल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेशल इनकम का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप टैक्स ऑप्शनल स्कीम से दे रहे हैं डिफॉल्ट स्कीम से दे रहे हैं। स्पेशल इनकम का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इस 4.5 लाख में से एक फर्दर एक और चीज माइनस की जाएगी, वो है 1,25,000 का अमाउंट, ये माइनस किया जाता है 112 ए में। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट सिर्फ 112 ए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए और किसी के लिए नहीं है। क्यों है उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, रिविजनरी क्लास है, बहुत लंबी हो जाएगी वरना क्लास। तो सबसे पहले हमने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जो हमारी नॉर्मल इनकम थी 6 लाख, उसमें से 4 लाख का टैक्स निल, 4 लाख से 6 लाख तक जो 2 लाख का गैप है उस पर 5% की रेट से 10,000 का टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख पर 20% का टैक्स, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 4.5 लाख में से 1,25,000 की एग्जम्पशन मिलती है 112 ए में, जो बचा उस पर 12.5% टैक्स। टोटल टैक्स बना 70,625। इनकम थी 12 लाख से कम, और आपने अभी पढ़ा है कि जितना टैक्स बनेगा और 60,000 विच एवर इज लोअर की रिबेट मिलेगी। तो यहाँ हमको 60,000 लिखना चाहिए था ना, मगर आप देखो हमने 30,000 लिखा है। पता है क्यों? अगर हम यहाँ 60 लिख देंगे तो 10,000 की रिबेट तो इसमें से मिल गई, 20,000 की रिबेट इसमें से मिल गई, जो बचा 30,000 की रिबेट इसमें से मिलेगी। जबकि लॉ कह रहा है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में आएगा उसके अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलेगी। इसलिए क्योंकि इस 40,625 के अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलेगी, अगर मैं 70,625 में से 40,625 ऑरली हटा दूं तो बचेगा 30,000 और 60,000 जो रिबेट का लिमिट है, विच एवर इज लोअर 30,000, इसलिए यहाँ पे 30,000 की रिबेट मिली है। और नेट टैक्स आफ्टर रिबेट आ गया इतना, फिर उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और टैक्स लायबिलिटी। ऑप्शनल में तो रिबेट मिलनी ही नहीं है, इसलिए हमने पूरा टैक्स लगा दिया। हाँ, जो एग्जम्पशन है 112 की वो मिलेगी। अब आते हैं फिर से, बिजनेस इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 112 है, 112 ए नहीं है। 112 ए में ध्यान रखनी है वाली बात, चिल्ड्रन ट्यूशन फी है। आप जानते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में चिल्ड्रन ट्यूशन फी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिंपली सबको ऐड किया, ऑप्शनल में डिडक्शन ली है, डिफॉल्ट में डिडक्शन नहीं ली। ये 12 लाख है, 12 लाख है तो रिबेट मिलेगी, इनकम पे टैक्स निकालते हैं। 4 और 6 10 लाख, इस पर स्लैब रेट लगाइएगा, और ये जो 2 लाख है इस पे 12.5% की रेट से टैक्स लगाइएगा। इसमें से कोई 1,25,000 की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो सिर्फ 112 ए में मिलती है, ठीक है। हमने ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से टैक्स निकाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सीधा 2 लाख पे 12.5% लिया, बाकी की जो हमारी 10 लाख की इनकम बची उस पर हमने स्लैब रेट लगाया, ये टैक्स बना। 65,000 हमारा टैक्स आया, 60,000 की रिबेट ले लो। सर इस बार इस 25 को क्यों नहीं हटा रहे बेटा? क्योंकि 112 में है, 112 ए होता तो बेटा फिर ये रिबेट इसके अगेंस्ट नहीं मिलती, अब पूरी रिबेट मिलेगी। अगर मान लीजिए 112 ए होता तो यहाँ पे रिबेट फिर आपको 40,000 की मिलती, अभी 60,000 की मिली है। फिर दूसरी ऑप्शनल स्कीम से टैक्स निकाल दिया, ठीक है। फिर से कंप्यूट करते हैं क्वेश्चन, 5 लाख बिजनेस इनकम, 5 लाख हाउस प्रॉपर्टी इनकम, 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों में है इस बार, 112 में भी 112 में भी, और चिल्ड्रन ट्यूशन फी 5 और 5 10 11 और 1 12। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से भी अगर क्वेश्चन करें तो आपकी इनकम 12 लाख है, ऑप्शनल से करेंगे तो थोड़ी इनकम कम आएगी क्योंकि उसमें 1.5 लाख डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ तो बेटा आपको रिबेट मिलने से रही, क्योंकि ऑप्शनल स्कीम में 10.5 लाख की इनकम आ रही है। ऑप्शनल स्कीम में रिबेट तभी मिलती है जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए उससे कम हो। तो यहाँ पे जो 12 लाख रुपए की इनकम आ रही है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, इसमें आपको रिबेट मिलेगी, ठीक है, इसमें आपको रिबेट मिलेगी, ठीक है। और कितनी मिलेगी वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले हमको टैक्स निकालना है 5 और 5 10 लाख पर स्लैब रेट से, इस 1 लाख पर 12.5% के रेट से, और इस 1 लाख में से 1,25 माइनस करेंगे तो 1,25 तो इनकम ही नहीं है, तो 1 लाख में से 1 लाख पूरा माइनस हो जाएगा, तो 112 ए पे टैक्स ही नहीं लगेगा। अब देखिए 112 ए पे टैक्स ही नहीं लगा, टोटल टैक्स बना आपका 52,500, और रिबेट है 60,000 की, आराम से रिबेट लो, टैक्स लायबिलिटी नील कर दो। ऑप्शनल स्कीम में तो नॉर्मल चलेगा आपका, ठीक है। अब फिर से देखिए, अभी पीछे कॉन्सेप्ट था रिबेट, उसमें हम एक टॉपिक छोड़ के चले गए थे, क्या? मार्जिनल रिबेट, उसको समझा रहा हूं अब मैं। और मार्जिनल रिबेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से है,
ऑप्शनल टैक्स रिजीम में मार्जिनल रिबेट का कोई चीज नहीं है। क्या होती है अभी मैं समझाता हूँ। 7 लाख है आपकी बिजनेस इनकम, 5,10,000 है आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम, टोटल इनकम 12,10,000 हो गई। 12 लाख से ऊपर हो गई तो रिबेट तो मिलेगी नहीं, क्योंकि लॉ कहता है 12 लाख है उससे कम होगी इनकम तो मिलेगी, कम होगी तो मिलेगी रिबेट, वरना नहीं मिलेगी। अब हमने 12,10,000 पे टैक्स निकाला, स्लैब रेट से 61,500 का टैक्स आया। तो अगर इसका ये 10,000 रुपए ना कमाता और सीधा इसकी इनकम 12 लाख होती तो इसका टैक्स नील बनता, मगर 12,10,000 होने की वजह से इसका टैक्स बना 61,500। मतलब बेचारा 10,000 रुपए ज्यादा कमाया है। एक व्यक्ति ने 12 लाख कमाया और एक ने 12,10,000, तो जो 12 लाख कमाएगा उसे तो टैक्स देना ही नहीं है डिफॉल्ट में, रिबेट के कारण। मगर जो 12,10,000 कमाएगा, बस 10,000 एक्स्ट्रा कमाया और उसको टैक्स देना पड़ रहा है 61,500। तो ऐसा व्यक्ति तो बेचारा क्या करेगा, कहेगा भाई साहब मैं तो 10,000 रुपए मेरे है ही नहीं, सरकार से कहेगा मैंने कमाया ही नहीं है, गलती से मेरे अकाउंट में आ गए, आप ले लो सारे के सारे। तो ऐसी जगह पर गवर्नमेंट ने इस बात को समझा कि यार 10,000 रुपए ही तो एक्स्ट्रा कमाए इसने, ठीक है, और इससे हम टैक्स मांग रहे हैं 61,500 ज्यादा। तो हम एक काम करते हैं, 10,000 जो ये फेंक रहा है ना कूड़े पर, वो हम ले लेते हैं उससे और इसे कह देंगे तुझको हमने 51,500 की रिबेट दे दी। सर हम आपकी बात नहीं समझे, आइए समझते हैं। 12,10,000 पे टैक्स बनता है 61,500। अगर इसकी इनकम 12 लाख होती तो उसका टैक्स जीरो होता रिबेट के कारण। अब देखिए मार्जिनल रिबेट कैसे निकालते हैं। मार्जिनल इनकम है 12 लाख से जस्ट ऊपर जो इनकम है उसे हम मार्जिनल इनकम कहेंगे, वो है 10,000। भाई 12,10,000 माइनस 12,10,000, और 12,10,000 पे आपका टैक्स बन रहा है 61,500। तो आप देखिए इनकम तो आपकी 12 लाख से ऊपर गई है मात्र 10,000, और टैक्स बन गया इसकी वजह से 61,500। अगर इसका इनकम 12 लाख होती तो टैक्स जीरो होता। तो सरकार कह रही है क्योंकि यहाँ मार्जिनल इनकम आपकी कम है और टैक्स आपका ज्यादा है, इसलिए हम एक काम करते हैं, इस 61,500 में से 10,000 माइनस कर देते हैं और 51,500 की रिबेट दे देते हैं आपको। तो आपका जो टैक्स बना था 61,500 का, उसमें से इतने की रिबेट मिल गई। ये जो रिबेट मिली है मार्जिनल रिबेट है और ये सिर्फ डिफॉल्ट रिजीम में मिलती है। ऑप्शनल में ऐसा नहीं, ऑप्शनल में तो 1 रुपया भी ऊपर होगा 5 लाख से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ये 10,000 ये वही है जो आप सोच रहे थे कि मैं फेंक दूं, सरकार ने कहा उधर मत फेंको हमारी तरफ फेंक दो, ठीक है। और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से टैक्स लाइबिलिटी बन गई 10,400। इसके बाद आता है बिजनेस इनकम 11 लाख की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,40,000, टोटल बन गया 12,40,000। मार्जिनल रिबेट को लेकर मैंने यहाँ पर भी लिखवा दिया है, आप चेक करिएगा, यहाँ पे भी लिखा है कि अगर टोटल इनकम आपकी 12 लाख से ऊपर चली जाए तो आपको रिबेट मिल सकती है, मगर मार्जिनली। इस केस में आप टोटल इनकम में से 12 लाख माइनस करिए, इनकम अबव 12 लाख आ गई जिसको हम मार्जिनल इनकम कहेंगे। टोटल इनकम पर टैक्स निकालिए आप। अगर आपका टैक्स का इंक्रीज मतलब जो स्टेप 2 में टैक्स आया है वो आपके इनकम से जो एडिशनल इनकम है वो अबव 12 लाख है उससे ज़्यादा है तो आपको मार्जिनल रिबेट मिलेगी। और हमने यहाँ एक सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन लिखा है कि 1,25,000 की एग्जेम्पशन मिलती है, मगर ये एग्जेम्पशन आपको तब कंसीडर करनी है जब आप टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करें, ठीक है। मतलब जब टोटल इनकम लिखेंगे तो पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A लिखेंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आप मेरी समझ गए होंगे। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन चल रहा था हमारा कौन सा, हाँ ये वाला। ये हमारा 11 लाख और 1,40 है, टोटल इनकम 12,40 है। रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि इनकम 12 लाख से ऊपर है। 11 लाख पर हमने स्लैब रेट से टैक्स लगाया और 1,40,000 में से हमने 1,25,000 की रिबेट माइनस की। तो जब मैं ये कह रहा था अभी सीबीडीटी का जो क्लैरिफिकेशन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A है वो टोटल इनकम में तो पूरा लेना, मगर जब टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करो तब 1,25,000 माइनस करना, यानी कि 1,25 माइनस करके यहाँ नहीं दिखाना है, ये 1,25 माइनस करके 1,40 में से टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करते समय दिखाना है। इस चीज को समझना, क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो हाथ से करना इनको, अगर आपको टैक्स लायबिलिटी सही करनी है अपनी कंप्यूट करना। बहुत सारे लोग क्या है बस वीडियो देखते रहते हैं, कोई सेल्फ प्रैक्टिस नहीं। बेटा वीडियो आपके सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है, मगर इनकी आप प्रैक्टिस करिए, हो सके तो हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ठीक है। और ये 10,000 रुपए की यहाँ रिबेट मिल गई। 10,000 रुपए कैसे आया है ये हमने यहाँ समझाया। सबसे पहले हमने मार्जिनल इनकम निकाला, टोटल इनकम हमारी 12,40,000 थी। सर यहाँ रिबेट कैसे निकाल दी आपने, रिबेट तो 12 लाख से ऊपर नहीं मिलती। तो मैंने अभी आपको बताया था मार्जिनल रिबेट मिल सकती है, वो भी डिफॉल्ट स्कीम में। टोटल इनकम थी आपकी 12,40,000, 12 लाख की लिमिट है वो माइनस की, मार्जिनल इनकम आ गई 40,000। टैक्स आपका बना है टोटल इनकम पर 50,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
सर ये क्यों टैक्स एक्सक्लूड किया आपने? क्योंकि बेटा आप जानते हैं रिबेट जो होती है 87A में वो 112 ए की इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलती, और 112 ए की इनकम पर जो टैक्स लगाया है वो यहाँ 1875 रुपये लगा है, इसके अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलेगी। तो जब रिबेट नहीं मिलेगी तो मार्जिनल रिबेट भी नहीं मिलेगी, तो बाकी टैक्स है आपका 50,000। और आप देख सकते हैं टैक्स हमारा ज़्यादा है, इनकम कम इंक्रीज हुई है, तो टैक्स कितना ज़्यादा है? 10,000 रुपये। बस वो 10,000 रुपये की आपको क्या मिल जाएगी? रिबेट। तो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी में से 10,000 रुपये मार्जिनल रिबेट मिल जाएगा। जो नेट टैक्स बचेगा उसके ऊपर फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। ये था आपका स्लैब रेट प्लस रिबेट, और थोड़ा थोड़ा हमने स्पेशल रेट भी देखा है, बट हमें अभी इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम 20 मिनट में देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं, 20 से 25 मिनट में, फिर आगे और क्लासेस देखेंगे हम। सरचार्ज, सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स को कहते हैं। इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ऑप्शनल स्कीम और डिफॉल्ट स्कीम दोनों में सरचार्ज लगता है। सरचार्ज टैक्स के ऊपर लगने वाला एक टैक्स होता है, और ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले लगता है। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज लगेगा 10%। मतलब जो भी आपका टैक्स बनेगा उस पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है, तो सरचार्ज लगेगा 15%। 2 करोड़ से ज़्यादा है और आपकी इनकम 5 करोड़ तक है तो सरचार्ज लगेगा 25%। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 37%। अच्छा, ये 37% का रेट ऑप्शनल स्कीम में, डिफॉल्ट स्कीम में नहीं है। तो डिफॉल्ट स्कीम में तो बस 2 करोड़ के ऊपर टैक्स सरचार्ज जो है 25% है। यहाँ पे ये 25%, मैं इसी को 25% कह रहा हूँ। मतलब अगर आपकी डिफॉल्ट स्कीम में इनकम 2 करोड़ से ऊपर चली जाएगी तो 25% सरचार्ज है। चाहे 2.5 करोड़ इनकम हो, 3 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 25% है। 6 करोड़ हो तो भी 25% है। मगर ऑप्शनल स्कीम में 5 करोड़ के बाद सरचार्ज का रेट 37% हो जाएगा। यहाँ पे कुछ हमने लिखा है, उसको ध्यान से देखना। एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, डिविडेंड इनकम, ये बड़ा मेन पॉइंट है। ये जब ये 25% वाला सरचार्ज लगाएंगे तो ये बड़ा मेन पॉइंट है। ये क्या है इसका मतलब आगे देखेंगे हम। रेट ऑफ सरचार्ज डिविडेंड की इनकम पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पर, और दोनों तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कभी भी 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब इन 4 इनकम पर जो यहाँ पे हमने मेंशन की है, इन 4 इनकम पर कभी भी आपके 15% से ज्यादा का सरचार्ज नहीं लग सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी की इनकम पर 25% भी लग सकता है, और ऑप्शनल में तो वो रेट सरचार्ज का 37% तक जा सकता है। अब जरा देखिए, यहाँ 50 लाख है आपकी बिजनेस इनकम, 20 लाख है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 25%। टोटल है बेटा आपकी इनकम अगर देखा जाए 95 लाख। अच्छा, हम सारे क्वेश्चन अभी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में करेंगे, ऑप्शनल में आप कर सकते हैं अपने आप प्रैक्टिस के लिए। 95 लाख इनकम है, 50 लाख से ज़्यादा इनकम है, सरचार्ज लगेगा। इस 50 लाख पे तो लगाइएगा स्लैब रेट, इस 20 लाख पर लगाइएगा 20% रेट, और इस 25 लाख पे लगाइएगा 12.5% टैक्स। हमने ऐसे ही किया है। 4 लाख तक नील, फिर 20,000, फिर 40,000, अगले 4 लाख पर इतना, अगले 4 लाख पर इतना, अगले 4 लाख पर इतना, और 24 लाख के ऊपर जितनी इनकम है आपकी उस पर 30% के रेट से टैक्स बना, एग्रीगेट हो गया 10,80,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% के रेट से इतना, लॉन्ग टर्म पर 12.5% के रेट से इतना, टोटल टैक्स ये बना। इस पर 10% सरचार्ज लगाया क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ से कम है। अगर यही इनकम आपकी 1 करोड़ से ऊपर होती तो फिर सरचार्ज का रेट और बढ़ जाता। ये जो टैक्स लगा रहे हैं आप, ये सरचार्ज है। फिर इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 80 लाख, 25 लाख और 20 लाख है, तो यहाँ इनकम अगर आप देखें तो 1 करोड़ से ऊपर चली गई। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ही करेंगे। 1 करोड़ 25 लाख इनकम है, इसमें से 80 लाख और 25 लाख जो है ये दोनों 105 लाख, 105 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, इस पर लगेगा स्लैब रेट, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स। आप देखिए 20 लाख पर 12.5% टैक्स लगाया है, और बाकी के 1 करोड़ 5 लाख पर हमने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से टैक्स लगाया है, और टैक्स बना इतना। अब हमने सरचार्ज का रेट 15% कर दिया है क्योंकि इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है, और फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फिर यहाँ पे देखिए आपकी इनकम है 1.5 करोड़, डिविडेंड की इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन सब का हमने एग्रीगेट किया और एग्रीगेट आया 2 करोड़ 20 लाख। अब जैसे ही ये 2 करोड़ 20 लाख आता है, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है क्योंकि वो ये देखता है बेटा
इस जगह पर वो ये देखता है कि जैसी इनकम हमारी 2 करोड़ से ऊपर है तो हमारे ऊपर सरचार्ज 25% से लगेगा। उसने देखा सही है मगर पूरा नहीं देखा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं वो सुनिएगा। जब आप ये देखें कि हमारी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है जैसे यहाँ पे, तो आप एकदम एडामेंट ना हो जाइए कि 25% सरचार्ज लगेगा, ये गलती मत करना कभी भी। सबसे पहले आप बिजनेस इनकम पर और डिविडेंड इनकम पर, दोनों नॉर्मल इनकम है, 1 करोड़ 80 लाख। डिविडेंड इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट होती है, इस पे भी स्लैब रेट लगता है। तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए पर आप टैक्स निकाल दो, वो निकाल दिया हमने 49,80,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% के टैक्स रेट लगा दिया और 112 पर हमने 12.5%, ये टोटल टैक्स बन गया। अब बच्चे क्या करते हैं, 56,30,000 पर 25% के रेट से सरचार्ज लगाते हैं, ये गलत है। आप इस 2 करोड़ 20 लाख में से वो 4 इनकम हटाइए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और डिविडेंड इनकम, इन चारों को हटा दीजिए और फिर देखिए जो बची इनकम वो 2 करोड़ से ज्यादा है नहीं है। अगर उनको माइनस करके जो इनकम बचे वो 2 करोड़ से ज्यादा हो तब सरचार्ज 25% लगेगा बची हुई इनकम के टैक्स पर, इनकम पर नहीं, इनकम के टैक्स पर। अगर मैं इस 2 करोड़ 20 लाख में से डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दूं तो 1.5 करोड़ बचेगा जो कि 2 करोड़ से कम है, इसलिए सरचार्ज 15% लगेगा बिजनेस इनकम की टैक्स पर। और इस 30 लाख 20 लाख 20 लाख पर तो हमने अभी पढ़ा है कि 15% से ज्यादा सरचार्ज लग ही नहीं सकता। इसलिए यहां देखिए हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A था उसका टैक्स था, आप देखिए यहां पर 4 लाख, उस 4 लाख पर 15% लगाया सरचार्ज। बेटा याद रखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सरचार्ज नहीं लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स पर सरचार्ज लगेगा, टैक्स पर 15% की रेट से। कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% की रेट से ज्यादा सरचार्ज नहीं लग सकता, जो 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इस पे भी इसका टैक्स है बेटा 2.5 लाख, 2.5 लाख का 15% सरचार्ज ये है। अब हमने क्या करा, इन दोनों पे तो सरचार्ज लगा दिया 15%। अब इस 49,80,000 में जो टैक्स है वो 1 करोड़ 80 लाख पर है और इस 1 करोड़ 80 लाख में से 30 लाख डिविडेंड है और बाकी का 1.5 करोड़ बिजनेस इनकम है। और हम जानते हैं कि डिविडेंड की इनकम पर भी जो टैक्स जो भी टैक्स बनता है उस पर भी सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इस 49,80,000 का जो टैक्स का अमाउंट है इसमें से हम डिविडेंड की जो इनकम है उसका टैक्स अलग करेंगे। अब वो कैसे अलग करेंगे, उसके लिए आपको इनकम देखनी पड़ेगी। वो 1 करोड़ 80 लाख है, उसमें डिविडेंड की इनकम है 30 लाख, उस 30 लाख पर डायरेक्टली 30% टैक्स लगा दो। तो क्या सर डिविडेंड की इनकम पर 30% टैक्स लगता है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअली में आपकी इनकम 24 लाख रुपए से ज्यादा है जो नॉर्मल इनकम है, तो हम मान लेंगे कि डिविडेंड की इनकम पर हाई रेट से टैक्स लगेगा। अब आप कहेंगे आप ऐसा क्यों मान रहे हैं, ऐसा मानने से ही ज्यादा फायदा होगा। मैं कोशिश करूंगा इस बात को गो थ्रू कर दूं, मगर डिटेल में देखना है तो भाई मैं उसको अभी नहीं समझा सकता हूं, मगर मैं अपने शब्दों के लिए पूरा जिम्मेदार हूं जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, 30 लाख जो डिविडेंड था उस पर 30% के रेट से टैक्स निकालिए। अभी रिवीजन है तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, ऐसे ही करना है। 9 लाख रुपए आपका टैक्स बना डिविडेंड का, टैक्स ऑन डिविडेंड, उस पर 15% सरचार्ज, क्योंकि इन तीनों पर 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं बन सकता। अब बाकी की जो इनकम बची वो बची 1.5 करोड़, वो 2 करोड़ से ज्यादा ही नहीं है, इसलिए उसके ऊपर हम 25% सरचार्ज नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर भी हम 15% ही सरचार्ज लगाएंगे, 25% नहीं लगाएंगे। हमारा टोटल टैक्स था बाकी की इनकम पर 49,80,000, जिसमें से डिविडेंड का टैक्स था 9 लाख रुपए, वो 9 लाख हमने माइनस कर दिया, बाकी की इनकम पर 15% सरचार्ज लग गया और हमने इस सारा टैक्स जोड़कर फिर उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया। आइए एक और समझते हैं। इसमें सबसे पहले आ रहा है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। याद रखिएगा जब भी रेंट आएगा तो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर लेंगे। बिजनेस इनकम है 2 करोड़, डिविडेंड इनकम है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और चिल्ड्रन ट्यूशन फी की डिडक्शन डिफॉल्ट रिजीम में नहीं मिलेगी। तो 12 लाख से 30% माइनस कर लेंगे, 2 करोड़ लेंगे, 10 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, सबको टोटल कर लिया 2 करोड़ 28 लाख 40 हजार हमारी इनकम आई। अब इसमें से आप 10 लाख तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A हटाइए कैलकुलेटर पर, ठीक है, 10 लाख की डिविडेंड इनकम हटाइए। क्या इसके बाद भी इनकम 2 करोड़ से ऊपर आ रही है? हाँ आ रही है, 2 करोड़ 8 लाख 40 हजार आ रही है। अब इस केस में आपको 25% सरचार्ज लगेगा, मगर इन दोनों की इनकम पे नहीं लगेगा, इन दोनों की टैक्स पे नहीं लगेगा, इन दोनों की टैक्स पर, ये जो 2 करोड़ 8 लाख 40 हजार है इस पे लगेगा। देखिए जरा अब हमने कैसे टैक्स निकाला। इस 2 करोड़ 28 लाख 40,000 में बस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐसा ही टैक्स है
मतलब एक ऐसी इनकम है जिस पे टैक्स स्पेशल रेट से लगेगा, 1, 2, 3, इन पे तीनों पर 2,18,40,000 पे नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, और वही हमने लगाया। टोटल टैक्स बना 61,32,000, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% के रेट से टैक्स बना। ये जो 2 लाख रुपए का टैक्स आपका बना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर, इस पर तो बेटा 15% ही सरचार्ज लगेगा, ये लगाया। मगर बाकी की जो इनकम है आपकी 2,18,40,000, उसके अंदर आप देखो डिविडेंड की भी इनकम है 10 लाख रुपए, और डिविडेंड की इनकम पर कभी भी सरचार्ज का रेट 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए हमने यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स है 2 लाख, उस पर 15% सरचार्ज लगाया। अब हमें इस टैक्स में से 61,32,000 के टैक्स में से डिविडेंड का टैक्स अलग करना था, तो मैंने डिविडेंड की इनकम देखी 10 लाख, उस पर 30% लगाया। ठीक है, वो बना हमारा टैक्स 3 लाख, 3 लाख का 15% सरचार्ज, और बाकी 61,32,000 में से मैंने 3 लाख माइनस कर दिए। 3 लाख किस चीज के? डिविडेंड की इनकम का टैक्स, बाकी माइनस करके जो मेरा बचा टैक्स उस पर 25%। सर इस बार 25% क्यों लगाया? क्योंकि अगर मैं 2,28,40,000 से ये दोनों इनकम हटा भी दूं तो भी मेरी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, इसलिए इस बार 25% सरचार्ज लगेगा। थोड़ा मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है इस डिविडेंड में, इस जेएफके में। जेएफके क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है जस्ट फॉर नॉलेज। जब मैं कोई अलग से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो उसे जेएफके में लिख देता हूँ, जैसे कि जीएसटी में भी होता है। मैं 10 लाख रुपए मैं मान रहा हूँ कि डिविडेंड जो इनकम है उस पर 30% टैक्स लगेगा, तो टैक्स बना मेरा 3 लाख रुपए। बाकी की जो मेरी इनकम बची, अदर इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 वो थी 2,08,40,000, उस पर मैंने स्लैब रेट के रेट से टैक्स लगाया, वो बना मेरा 58,32,000, 58 लाख। टोटल टैक्स मेरा उतना ही बना जितना था, देखो आप 61,32,000 मेरा टैक्स था, वही बना। मैं आपको इस बात का लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिविडेंड का टैक्स हमेशा 30% क्यों ले रहा हूँ। अब इस 3 लाख पर 15% सरचार्ज लगेगा, क्योंकि डिविडेंड की इनकम पर 15% सरचार्ज लगता है, और इस 58,32,000 पर 25% के रेट से सरचार्ज लगेगा, 14,58,000। टोटल मेरा सरचार्ज की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल टैक्स उसकी टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सरचार्ज की 15,03,000 बना। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 ये है कि जो डिविडेंड है उस पर आप स्लैब रेट लगाइए। 10 लाख का डिविडेंड है ना, तो 4 लाख तक टैक्स निल, 4 से 8 लाख तक 20,000, और 8 लाख से 10 लाख तक 10% के रेट से 20,000, टोटल टैक्स बना 40,000। अभी स्लैब बची हुई है, आप उसे बैलेंस इनकम के साथ एडजस्ट करिए। बैलेंस इनकम आया है आपकी 2,08,40,000, जिसपे नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। 2,08,40,000 में से अभी हमने यहाँ पे 10 लाख तक की स्लैब पर टैक्स लगाया है, बाकी की स्लैब कितनी बची? अभी बची है 8 से, हमने यहाँ पे टैक्स लगाया है 10 लाख तक स्लैब रेट से डिविडेंड पर। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। 4 लाख तक टैक्स निल, 4 से 8 लाख तक 20,000, 8 से 12 तक लगता है, तो हमने 8 से 10 तक लगाया है क्योंकि डिविडेंड की इनकम हमारी 10 लाख है। अब बाकी के 2 लाख पर, जो 10 से 12 वाला 2 लाख है, उस पर 5% के रेट से टैक्स, ओ सॉरी 10% के रेट से टैक्स, 12 से 16 पर 15% के रेट से टैक्स, 16 से 20 लाख तक फिर टैक्स, फिर 20 लाख से 24 लाख तक 25% के रेट से टैक्स, और 24 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है 2,08,40,000 में से 24 लाख माइनस कर लेंगे, 30% के रेट से टैक्स ये बना। टोटल टैक्स बना 60,92,000, और डिविडेंड का बना 40,000। टोटल टैक्स वही बना। अगर आप देखोगे ध्यान से तो टोटल टैक्स में कोई अंतर नहीं है, चाहे आप पहले डिविडेंड से स्लैब रेट इस्तेमाल कर लें या बाकी की इनकम से। और इस 40,000 पे सरचार्ज बना 15% की रेट से 6,000, बाकी की इनकम पर जो टैक्स था उस पर 25% की रेट से सरचार्ज बना, इतना। आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन 1 में सरचार्ज कम आ रहा है और ऑप्शन 2 में ज्यादा आ रहा है। तो जब मुझे ऑप्शन दिया गया है तो मैं पहले वो ऑप्शन चुनूंगा ना जिसमें मेरी टैक्स लायबिलिटी कम बनती हो, और वो तभी टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी जब आप स्लैब रेट का यूज डिविडेंड की इनकम के साथ ना करें, बाकी के साथ करें, क्योंकि उसमें सरचार्ज आपका कम बनेगा। 15,03,000 यहाँ पे बनेगा 15,29,000, सीधा सीधा 26,000 रुपए टैक्स आपका बढ़ गया सरचार्ज की वजह से, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 4.5 करोड़ की बिजनेस इनकम है। अगला एग्जांपल है 19, 4.5 करोड़ की बिजनेस इनकम है, 1 करोड़ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, 2 लाख रुपए आपकी चिल्ड्रन ट्यूशन फी है। इसकी डिडक्शन तो हम डिफॉल्ट रिजीम में लेंगे नहीं। 5.5 करोड़ हमारी इनकम हो गई, और 5.5 करोड़ की इनकम पर हमने स्लैब रेट से टैक्स निकाल दिया। 25% सरचार्ज लगेगा। सर 25% क्यों लगेगा? बेटा कोई इसमें ना तो डिविडेंड की इनकम है क्वेश्चन में, ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और 2 करोड़ से ऊपर इनकम है, तो 25% सरचार्ज लगेगा, प्लस हेल्थ एंड
एजुकेशन सेस। फिर से देखिए, बिजनेस इनकम है 4 करोड़ 90 लाख, 10 लाख का डिविडेंड इनकम है, 50 लाख की लॉटरी इनकम है, चिल्ड्रन ट्यूशन फी है, इसकी डिडक्शन मिलेगी, सब मिला के 5.5 करोड़। 5.5 करोड़ में से 4 करोड़ 90 लाख और 10 लाख, 5 करोड़ जो है इस पे स्लैब रेट, और बाकी लॉटरी इनकम 50 लाख पर 30% टैक्स। सर अब ये जो 1 करोड़ 45 लाख 80 हजार का टैक्स आया है, ये हमारी 5 करोड़ की इनकम पर आया है। इस 5 करोड़ में 10 लाख डिविडेंड है, और डिविडेंड की इनकम पर जो भी टैक्स बनता है उस पर 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लग सकता। सबसे पहले हम इस 15 लाख की लॉटरी इनकम पर जो टैक्स बना है हमारा 15 लाख, इस पे सरचार्ज लगाते हैं। 15 लाख पर हमने 25% सरचार्ज लगाया। सर लगा सकते हैं, हाँ, लॉटरी पे तो मना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, और डिविडेंड इनकम के बारे में कहा गया है 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लग सकता। लॉटरी के बारे में नहीं कहा है, लॉटरी पे तो 25% लगेगा। अब हमने इस 1 करोड़ 45 लाख 80 हजार रुपए के अमाउंट में से, टैक्स के अमाउंट में से हमें डिविडेंड का टैक्स हटाना है, तो उसके लिए हमने डिविडेंड की इनकम देखी, 30% टैक्स लगाया, 3 लाख का टैक्स बना, 15% के रेट से सरचार्ज बना 45 हजार, क्योंकि डिविडेंड की इनकम पर जो टैक्स बनता है उस पर 15% से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। बाकी हमारा टैक्स था 1 करोड़ 45 लाख 80 हजार, उसमें से हमने 3 लाख डिविडेंड का टैक्स हटा दिया, उस पर 25% के रेट से सरचार्ज, सारा टैक्स और सरचार्ज ऐड करा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, बन गया। ये हमारी क्लास नंबर 1 है, रिवीजन क्लास। इसके बाद हम नेक्स्ट रिवीजन क्लास में मार्जिनल रिलीफ से देखेंगे। कम से कम हमारे 2-3 सेशन लगेंगे इसमें रिवीजन में, और इस रिवीजन में हम मार्जिनल रिलीफ करेंगे अगले टॉपिक में। फर्म पर किस रेट से टैक्स लगता है, कंपनी पर किस रेट से टैक्स लगता है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम क्या है, ये सब हम इसी में देखेंगे। ऑनलाइन गेमिंग क्या है, और एक एग्रीकल्चर इनकम। तो इसमें 1-2 सेशन अभी और लगेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे नए रिवीजन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जहाँ जहाँ मैंने अमेंडमेंट बताई है उसको ज़रूर डालिएगा टाइमलाइन में।